अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि ये हमारा रिवीजन का थर्ड वीडियो है, लेक्चर नंबर 3 है। ये हमारा लेक्चर इस वक्त थर्ड चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 11 कंप्लीट किया था। सेकंड लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 12 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किया। ठीक, अच्छा। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चैप्टर 12 के फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बज़ाहिर देख के हम एक बार रुक जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसा आ गया। हमें तो सिंपल से रॉ डेटा को एवरेज, सिमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो उसको हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। तो ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए जिसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखें, कभी भी क्वेश्चन की बज़ाहिर शक्ल देखकर उसकी डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा नहीं लगा। थोड़ा सा रुक कर सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें हमारे आंसर का जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी इतनी बुरी नहीं है कि हमें ज़रा बराबर क्वेश्चन की समझ ना आ रही। थोड़ा सा रुक कर सोचेंगे, इंशाल्लाह क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्लास बाउंड्री गिवन है और हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन। अब क्वेश्चंस क्या है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन सारे के सारे स्टैट में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे इस तरह के, मैंने सारे एक जगह पर कलेक्ट कर लिए ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो। अगर एग्जाम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता था, तो एग्जाम में इस तरह कोई भी क्वेश्चन आया तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बड़े कंफर्टेबल होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएं कि आपको क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करना आ गया? क्या आपको डिसाइल कैलकुलेट करना आ गया? क्या आपको परसेंटाइल रॉ डाटा से आए या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आए या ग्रुप डाटा से परसेंटाइल P4 कह दे, P10 कह दे, P90 कह दे, P78 कह दे, क्या आपको कैलकुलेट करना आ गया? अगर आ गया है तो अगले क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुझे स्टेटमेंट समझानी है, बाकी कैलकुलेशन आप घर से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 देखिएगा। क्वेश्चन 1 कहता है कि इफ ऑल कैंडिडेट्स इन द लोअर क्वार्टाइल आर फेल्ड। हमारे पास यूज्यूम करें जो डाटा है ये हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट ने, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी कि पहली क्लास क्या शो करती है? 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 10 से कम नंबर लिया। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम नंबर लिया है। यानी कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 और 10 के दरमियान नंबर लिया है। फिर ये 6 लास्ट वाली अगर मैं क्लास को देखूं तो ये 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपर है हमारे, जिन्होंने 50 और 60 के दरमियान नंबर लिए हैं। तो 6 स्टूडेंट जो है हमारे टॉपर कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब देखते हैं, उसने कहा इफ ऑल कैंडिडेट इन दी लोअर क्वार्टाइल। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं ये लोअर क्वार्टाइल कौन होता है? तो हमने कहा ये लोअर क्वार्टाइल तो हमारा Q1 होता है। लोअर क्वार्टाइल हमारा Q1 होता है। इफ ऑल कैंडिडेट इन द लोअर क्वार्टाइल और फेल्ड, कहता लोअर क्वार्टाइल वाले सारे के सारे बच्चे फेल हो गए। एट व्हाट मार्क इज द पास लेवल? वो कितने नंबर अगर उनके आए तो वो पास हो जाए। जैसे कि अगर मैं इंटर की बात करूं तो ज्यूम करें जो हमारे पासिंग की जो रेशियो है, ज्यूम करें स्केल जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। 0 नंबर यहाँ से 100%। तो हमने कहा कि एफएससी में रूल ये होता था कि भाई ये ज्यूम करें 50% है, ये ज्यूम करें 33%। यानी कि जिसके 33% नंबर आ जाएं यहाँ से ऑनवर्ड वाले सारे हमारे पास कंसीडर होते हैं। और बिलो 33 क्या होता था? हमें पता है ये जो बिलो 33 है ये हमारे पास फेलियर स्टेटमेंट होते हैं, फेल होते थे उसके अंदर। ठीक है, यानी कि जिस बच्चे के कम अज कम 33%, 33% नंबर आ जाए वो पास हो जाता था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चाहिए। देखें,
अब ये जो 33 है कहाँ पर आ रहा है? अगर मैं इसी सारी की सारी डायग्राम को अगर आपको क्वार्टाइल से समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा, ये देखिएगा। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। सेंटर में हमारे पास हमें पता हमारा Q2 होता है। Q2 और मिनिमम वैल्यू का जो सेंटर होता है वो Q1 होता है। Q2 और मैक्सिमम वैल्यू का जो सेंटर होता है वो Q3 होता है। ठीक है, ऐसी ना क्वार्टाइल की सारी टाइमलाइन ऐसी बनेगी। उसके बाद देखिएगा वो कह रहा है इफ ऑल कैंडिडेट इन द लोअर क्वार्टाइल आर फेल, लोअर क्वार्टाइल वाले सारे बच्चे फेल हो गए, यानी कि Q1 से लेके यहाँ तक सारे बच्चे फेल हो गए, ये सारे फेल हैं। इसका मतलब पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए? Q1। तो हम Q1 फाइंड कर लेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड सारे बच्चे हमारे पास कंसीडर होंगे। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपने Q1 फाइंड करना, जो भी Q1 आपका आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। उसने कहा लोअर क्वार्टाइल वाले फेल, तो लोअर क्वार्टाइल वाले फेल का मतलब हमने सिर्फ Q1 को फाइंड करना है। तो Q1 को फाइंड कर लेंगे तो हम आपको वो नंबर आ जाएंगे, हम कहेंगे भाई इतने नंबर ले लो आप पास हो जाओगे। ऑब्वियस बात है, इससे बिलो पर मैं यानी कि Q1 वो नंबर होंगे, यानी कि Q1 एज्यूम करें हमारा 50 टोटल मार्क्स है, तो हमने कहा कि 22 वाला लेट्स सपोज 22 वाला लेट्स सपोज पास होगा मिनिमम। तो Q1 22 पर आ रहा होगा, ऑब्वियस बात है 22 से थोड़ा सा भी पीछे चले जाए 21.9 पे चले जाए मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, और 22 से पासिंग रेशियो, ऑब्वियस बात है 22 से बहुत पास ही होगा। तो Q1 क्या हमारा 22, इससे बिलो सारा का सारा फेल हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है इससे आगे जाएंगे तो पासिंग रेशियो आती है। होप तो आपको समझ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन 2 के लिए वो कह रहा है इफ ओनली 10% गेन डिस्टिंक्शन, 10%। अच्छा, ये 1 वाला और 6 वाला, ये 1 वाला 2 वाला और 6 वाला ये दोनों सेम है, इसलिए जो 2 वाले की कहानी सुनाऊंगा वो सेम कहानी जो होगी वो 6 वाले के लिए भी होगी। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम पैटर्न है। ठीक है, अच्छा, if only 10% gain distinction, what mark is required for our distinction? कहता 10% बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की, यानी कि क्या लें वो टॉप लिस्ट में आ गए, उनकी जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, वो 10%। ठीक, कहता कम से कम कितने मार्क्स हों वो डिस्टिंक्शन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये 10% शो कर रहा है, अब यहाँ से ना ये बात समझनी है और इस बात को अपने ज़हन में बिठा लेना है, वरना बार बार कंफ्यूज होंगे। ये मेरी पूरी टाइम लाइन है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू। अब उसने कहा 10%, मैंने कहा 10% हो सकता है मिनिमम से लेके यहाँ तक शुरू वाला 10% हो, तभी तो हो सकता है, यानी कि 0 से लेके यहाँ तक 90% हो, और 90 और ये मेरे पास 100% है, ये मेरे पास 0% है, तो 90 से 100 तक यहाँ भी तो 10% आ रहा है। अब 10% के मुझे दो फैसले करने हैं कि भाई ये जो 10% है क्या ये शुरू वाला होगा या एंड वाला होगा। अब खुद मुझे बताएं, अच्छा ये 0 ये 100 है, और ज्यूम करें ये हमारा मिडल 50%। अब खुद बताएं, अपने कॉन्सेप्ट को सामने रखते खुद बताएं क्या ये जो डिस्टिंक्शन वाला 10% है वो ए वाला होगा या बी वाला होगा, खुद बताएं। अगर आप एक रैशनल पर्सन हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट मुझे कहेंगे सर ये बी वाला डिस्टिंक्शन, बी वाले को डिस्टिंक्शन मिलेगी, यानी कि जो लास्ट 10% आ रहा है। मैं कहूँगा वाई नॉट ए, ए क्यों नहीं? आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि 0 से लेके 10% तक जिनके नंबर आए सर वो तो फेल हो गए बेचारे, क्योंकि सीए में हमें पता 50% से बिलो वाला फेल होता है, और अगर हम एफएससी वाला या इंटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें सर 33% वाला 33 से बिलो फेल होता है, और
10% वाला ये तो फेलियर है, ये 10% जो स्टार्ट वाला है, ये स्टार्ट वाला 10% तो फेलियर है। तो सर फेलियर, एक बच्चा फेल हो रहा है, वो कैसे डिस्टिंक्शन ले सकता है, वो कैसे अव्वल आ सकता है, वो कैसे फर्स्ट पोजीशन गॉट कर सकता है। तो बिल्कुल सही फरमाया कि हाँ ये 10% शुरू वाला नहीं होगा, क्योंकि 10% 50 से कम आ रहा है। ऑब्वियस बात है, जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली होगी उसने कहा वो सिर्फ 10% है, वो कौन सा 10% होगा? ऑब्वियस बात है, उन्होंने कम अज कम 90% नंबर लिए होंगे। यानी कि जो मिनिमम 19% नंबर ले ले, जो मिनिमम 90% नंबर ले ले, वो डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। हाँ ऑब्वियस बात है, 91% को भी मिलेगी, 92, 93, 4, 5 टिल 100 तक। तो 90 से लेके 100 तक डिस्टिंक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब डिस्टिंक्शन के लिए, अगर हम डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, तो मिनिमम हमारे पास कितने नंबर हों, उसके लिए मुझे 90% कैलकुलेट करना है। और 90% को क्या कहते हैं? P90। 90% को कहते हैं P90। तो आपने सेकंड वाले के लिए P90 कैलकुलेट कर दो। जो आंसर आएगा वो ये शो कर रहा होगा कि हाँ इतने नंबर ले लो, आपको डिस्टिंक्शन मिल जाएगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सेकंड, सिक्स वाला भी यही है। सिक्स वाला भी यही है, और ये सिक्स वाला आप लोगों ने क्लास में सॉल्व किया हुआ है मेरे साथ। सिंपल सी मैंने वो स्टेटमेंट उठाई है ताकि आपको स्टेटमेंट समझा दूं। कहता है इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट रिसीविंग ग्रेड ए। बताएं ग्रेड ए एक अच्छा ग्रेड होता है या ग्रेड एफ अच्छा ग्रेड होता है? और सर ग्रेड ए तो बिल्कुल ए या ए प्लस कह लें सर, ये तो टॉप स्टूडेंट का होता है। उसने कहा 10 स्टूडेंट ने ग्रेड ए रिसीव किया। अब मुझे ये बताएं, क्या वो ग्रेड ए वाला जिन्होंने ग्रेड ए रिसीव किया है, क्या वो ए कैटेगरी में आएंगे या बी कैटेगरी में आएंगे? आप कहेंगे सर वो बी कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे बी में आएंगे जिन्होंने ग्रेड ए रिसीव किया, क्योंकि ग्रेड ए रिसीव करने वाले 10% है। ये 10% कौन से वाले? एंड वाले। क्योंकि इट्स मीन वो 90% कम अज कम नंबर हासिल करेंगे, उसके बाद वो ग्रेड ए की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। इन स्टेटमेंट को जिस तरह मैं समझा रहा हूँ इस तरह समझना जरूरी है। और ना अगर आपने, अगर इस कंसेप्ट के बीच में और कोई अपनी साइंस लड़ाएंगे तो भाई कंफ्यूज होते रहेंगे, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपका शफल होता रहेगा। तो जिस तरह से मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कोशिश करें आपने भी इसी तरह से समझना है। तो 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया और 6 वाला हो गया। ठीक है, होप तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ग्रेड ए वाली 10% ग्रेड ए वाली बात समझ आ गई होगी, और डिस्टिंक्शन वाली भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं वैसे ही आपसे ये कहता हूँ कि 10% स्टूडेंट फेल हो गया, 10% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। अगर ये लिखा हो ना 10% स्टूडेंट गेन डिस्टिंक्शन, ये गेन डिस्टिंक्शन ना लिखा होता, ये गेन डिस्टिंक्शन वर्ड ना लिखा होता, इस जगह ये था इफ ओनली 10% स्टूडेंट फेल। अगर 10% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो बताओ मिनिमम पास के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए? मिनिमम पास के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए? आपने कहा 10% स्टूडेंट फेल, आपने कहा सर फेलियर वाले स्टार्ट में आते हैं, तो फेलियर जीरो से लेके, ये जीरो से लेके सर यहाँ तक 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा इतने नंबर ले ले तो वो पास हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, इससे ऑनवर्ड तो पास होना ही होना है। यानी कि कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 10%। जिसके 10% नंबर आ गए वो पास हो जाएगा, 10 से बिलो फेल हो जाएगा। अज्यूम कर हमने 10% पासिंग मार्क्स रखे हुए हैं, तो 10 से बिलो फेल हो जाएगा, 10 से पास हो जाएगा। तो हमने कहा P10 कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे बात समझ नहीं है। फेलियर के लिए 10% P10, और वही 10% ग्रेड ए के लिए और डिस्टिंक्शन के लिए P90 बनेगा हमारा। ये बात याद रखना। होप सो आपकी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमारी एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 3, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन 3 कहता इफ मार्क्स ऑफ ईच पर्सन इज इंक्रीज बाय 10%। अगर हम सारे स्टूडेंट की जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स किधर गए, ये मार्क्स, इन सारे स्टूडेंट के मार्क्स में हम कहें भाई
10% कुछ हालात ख़राब हो गए मुल्क के, जिसकी वजह से सही तरीके से हम एंड में क्लासेस नहीं करवा सके या एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो सके। हमने कहा भाई स्टूडेंट का हज हुआ है, ऐसे करेंगे, अब जो रिज़ल्ट आएगा हमारी तरफ से ग्रेस मार्क्स देंगे, हम 10% सबको दे रहे हैं। तो अगर सारे स्टूडेंट के मार्क्स में 10% का इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज़ द न्यू मार्क्स, व्हाट इज़ द न्यू, यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं वो मिस हुआ है, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज मार्क्स, कि न्यू एवरेज मार्क्स कितने होंगे। हमें पता है मीन की कैटेगरी, ये तो मीन की प्रॉपर्टी आ गई। हमने कहा भाई तुम तो मीन की प्रॉपर्टी हो, तुम्हें तो देखते साथ ही हमने जज कर लिया, तुम तो मीन की प्रॉपर्टी हो। और कौन सी वाली, हमने कहा अज्यूम करें, हमने एक डाटा लिया, अज्यूम करिए ये वाला डाटा लिया, इसका हमने मीन फाइंड किया, वो मीन फाइंड करना आता है, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हमने मीन फाइंड किया, अज्यूम करें, लेट्स सपोज हमारा मीन आ गया 12, हमारा मीन आ गया 12, उसने कहा मीन 12 आया, हुआ क्या, हमने x की सारी वैल्यूज में 10 इंक्रीज किया। हमने कहा कोई मसला नहीं है, जो x की वैल्यू के साथ सलूक होगा वही सलूक मीन के साथ होगा, यानी कि मीन क्या 12। आपने जब न्यू मीन फाइंड करना है तो पुराना वाला मीन 12 है, इसमें ही 10% ऐड करते हैं, तो 12 का 10% ऐड करते हैं, तो 12 का 10% कितना होता है 1.2, तो पुराना वाला मीन कितना 12, इंक्रीज कितना हुआ है 1.2, तो आंसर आ गया 13.2, तो नया मीन कितना आ जाएगा 13.2, कितना होता है। यहाँ पे मीन की प्रॉपर्टी यूज करवाई, तो 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम कैटेगरी, ठीक। 4 के लिए पहले कहानी सुनते हैं, 4 की कहानी क्या है। अब थोड़ी सी बात आप समझ नहीं आ, ठीक है। ये 10% डिस्टिंक्शन वाली कहानी आसान थी, समझ लग गई। 10% स्टूडेंट ने ग्रेड ए लिया, 10% स्टूडेंट ने ग्रेड ए लिया, बात समझ लग गई। हमने कहा 10% डिस्टिंक्शन वाले ये हमारे टॉपर हैं, यानी कि P90 कैलकुलेट कर, P90 कैलकुलेट कर लेंगे। 10% स्टूडेंट ग्रेड ए लिया, ये हमारे टॉपर हैं, इसके लिए P90 कैलकुलेट कर लो। अगर यहाँ पे 10% ना लिखता, लेट्स सपोज वो कहता 15% स्टूडेंट ने ग्रेड ए रिसीव किया, तो 15% के लिए हम क्या करते P90 ना करते, इसका मतलब हम P85 करते। हाँ वो बिल्कुल कह सकता है, बिल्कुल मैं वो कह सकता है, वो कहता है 15% भी नहीं, वो कहता है 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड ए रिसीव किया, तो कोई मसला नहीं है। तो अब हमारी जो डिस्टिंक्शन आएगी वो P80 पर आएगी, वो जो भी कह दो, ठीक है। और आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 से। अब ये बात जरा गौर से सुननी है। उसने कहा 20% ऑफ द स्टूडेंट आर अबव, ये इंपॉर्टेंट है। कहता 20% स्टूडेंट अबव हैं। हमने कहा 20%, सबसे पहले तो 20% को काबू करना है ना, सबसे पहले 20% को समझना। हमने कहा भाई ये 0% हो गया, ये 100%। ये अब मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, वरना आपको जब इंशाल्लाह सारी बात समझ आ जाएगी आप बिल्कुल इसका शॉर्टकट बना सकते हैं अपने तौर पर। ये 0%, ये 100%, सेंटर पर आ गया 50%। 20% स्टूडेंट, आपने कहा यार ये 20% कहाँ आ रहा है, आपने कहा 20% दो जगह पर मुझे मिलेगा। नंबर 1 जगह ये वाला 20%, 0 से लेके 20 तक 20% बनता है, और 80%, 80% से 100% भी 20% बनता है। अब मसला ये है कि मुझे 20% कौन सा वाला चाहिए, ये स्टार्ट वाला 20% चाहिए या बी एंड वाला 20% चाहिए। अब आप खुद मुझे बताएं कि आप कौन सा कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट वाला ए वाला 20% या एंड वाला बी वाला परसेंट। शाबाश सोचें, फिर मैं आंसर करता हूं। होप तो आपने फैसला कर लिया होगा। उसने कहा कि 20% अबव है, यानी कि आप जहां भी खड़े हुए हो, जहां पे भी खड़े हुए, हमें नहीं पता कहां पे खड़े हुए हो, परसेंटेज के लिहाज से आप जहां भी टाइम लाइन पे खड़े हुए हो, उससे अबव, और अबव, उससे अबव 20% नजर आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर वो 20% ये वाला है,
हमारे ख्याल से वो 20% ए वाला है, यानी कि ये वाला 20% की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगा इससे अबव देखो क्या 20% है? और फिर सर नहीं, इस 20 से तो अबव, इस 20 से लेके ये 100 तक तो 80% बनता है। तो मैंने कहा भाई फिर आपने तो गलत सोचा ना, इस 20 से आगे तो 80% बन रहा है, जबकि वो कह रहा है कि अबव 20% हो। तो कहाँ पर खड़े होकर आपको अबव 20% नजर आएगा? अगर आप इस 80% बी वाले पर, इस 80% पर खड़े होंगे, इससे अबव, ये देखें इससे अबव कितना आ रहा है? 20%। यानी कि हमें 80% कैलकुलेट करना है, और 80% कैलकुलेट करने का नाम PAT होता है। सिंपल PAT कैलकुलेट करना। देखें आपने क्या करना है, PAT करना, और PAT आपको पता कैलकुलेट करना आता है। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाए, डिस्क्रीट आ जाए, रॉ डाटा आ जाए, ये आपको सारा कैलकुलेशन आता है। ठीक, सेम क्वेश्चन मैंने रखा हुआ ताकि कंफ्यूजन ना हो बिलो के साथ। वो कहता है कि मुझे अब वो, अच्छा हम कहेंगे PAT, जब हम PAT कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम करें लेट्स सपोज PAT में 40, PAT में नंबर आ जाते हैं 38, तो हम कहेंगे ये 38 वो नंबर हैं इससे अबव 20% स्टूडेंट के नंबर आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 में कह रहा है 20% ऑफ द स्टूडेंट आर बिलो। अब वर्ड बिलो को क्या करना है, स्टार लगा लेना है। वो कहता है कि कितने नंबर हों उससे बिलो 20% स्टूडेंट आ रहे हों, यानी कि अब हमने 20% को कहाँ देखना है, बिलो में देखना है। अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ जिससे बिलो मुझे 20% नजर आए? क्या वो ये पी, क्या वो 80% होगा? क्या 80% से बिलो 20% है? अब कहेंगे नहीं सर 80% से बिलो तो 80% होगा। मैं कहूँगा मुझे वो परसेंटेज बताएं जहां से बिलो 20% नजर है। अब कहेंगे सर पी, आप कहेंगे सर 20% पर अगर खड़े हों तो इससे अगर आप बिलो देखें तो 20% से जो बिलो है ये आपको 20% नजर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो यानी कि 20% हमें मिनिमम नंबर चाहिए, तो 20% का मतलब क्या होता है, P20। तो देखिए आपने P20 कैलकुलेट, होप सो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब इस हिसाब से इन सारी बातों में, अच्छा ये 10% डिस्टिंक्शन वाली बात बड़ी आसान थी। 10% डिस्टिंक्शन लिया, अब मैं बार बार रिवाइज करते जा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतरीन बनते जाएं। 10% डिस्टिंक्शन लिया, हमने कहा ये तो ये टॉपर है यार, इसका मतलब P90 कैलकुलेट कर दो। उसने कहा, बल्कि क्यों ना मैं रिवाइज करें, उसने कहा कि सर लोअर क्वार्टाइल फेल, फेल का मतलब लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1, कल को ये लोअर क्वार्टाइल की जगह अपर क्वार्टाइल लिख दे तो मैं Q3 फाइंड करूंगा, इसकी जगह लोअर की जगह अगर अपर लिख दे तो मैं Q3 फाइंड करूंगा। उसने कहा सर 10% डिस्टिंक्शन, मैंने कहा ये टॉपर हैं, यानी कि P90 कैलकुलेट करो इसके लिए। फिर मैंने कहा सर 10% स्टूडेंट ने ग्रेड ए रिसीव किया, ग्रेड ए देखा, 10% देखा, मैंने कहा टॉपर स्टूडेंट है, इसके लिए भी P90 कैलकुलेट करो। फिर उसने कहा सर 20% स्टूडेंट अबव पर हैं, हमने कहा कहाँ पे खड़े होकर 20% अबव आता है? हमने कहा वो तो PAT होता है। तो उसने कहा सर 20% स्टूडेंट बिलो, हमने कहा कहाँ पे खड़े हों बिलो 20% नजर आता है? हमने कहा वो 20% खड़े होकर बिलो 20% नजर आता है। ठीक, अब आखिरी बात, 6, 7 और 8 दोनों एक जैसे, एक को समझाऊंगा दूसरा खुद पिक कर लेंगे, लेकिन इनको समझना ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब जिस तरह मैं कहानी सुनाऊंगा इस कहानी को याद रखना, क्योंकि कहानियों से बातें याद रहती हैं। समटाइम पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है लेकिन कहानियाँ याद रह जाती हैं। ठीक है, कहानी क्या है, वो जो पूछेगा हमने क्या करना, परसेंटेज में खड़े होकर देख लेना। उसने कहा 20% बिलो, तो मैं 20% पर पहले खड़े होना है, फिर मैं देखूंगा कि बिलो 20% कहाँ पर आ रहा है। तो बिलो 20% में तब नजर आएगा जब मैं 20% पर खड़ा हूँ। फिर उसने कहा अबव 20% नजर आए मुझे, अबव 20% मुझे कब नजर आएगा, जब मैं P80 पे खड़ा हूँ। ये बात समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है, अब ये लव्स कीमती हैं, आपको पता है प्रोबेबिलिटी में लव्स कीमती होती है, एटलीस्ट वाले, एटमोस्ट वाले लव्स हमेशा से कीमती रहे हैं। उसने कहा एटलीस्ट हाउ मेनी मार्क्स, कम अज एटलीस्ट का मतलब है कम अज कम मैं कितने नंबर हासिल करूं, कम अज कम कितने नंबर हों कि 60% ऑफ द स्टूडेंट गॉट इन द एग्जाम। मुझे बताओ कम अज कम 60% स्टूडेंट ने कितने नंबर हासिल किए हैं।
मैंने कहा 60% स्टूडेंट मेरे कॉलेज है, मेरे कॉलेज की या मेरी क्लास का टेस्ट लिया, मैंने कहा मेरी क्लास में 60% स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए, मुझे ये बताओ जरा, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। ठीक, अब 60% स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए आपका बहुत दिल करेगा सर 60%, और 60% मीन P60, ये 60% को देखते हुए आपका बहुत दिल करेगा सर P60 कैलकुलेट कर दें, लो जी सर हमारा आंसर आ गया, और मैं कहूँगा ये गलत आंसर आ गया। आप कहेंगे सर कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। मुझे एटलीस्ट 60% जाना है, एटलीस्ट 60% जाए, एटलीस्ट 60% का मतलब होता है कम से कम 60% चाहिए, कम से कम 60% चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 60% चाहिए। चलें मान लिया, आपकी बात पहले मैं मानता हूं कि सर आप लोगों ने स्टूडेंट 60% को देखते हुए जज्बात में आके कहा सर 60% मीन ये तो सर हमारा हो गया 50%, ये तो हमारा हो गया 50%, ये हमारा हो गया 0%, ये हमारा हो गया 100%। आपने कहा सर 60%, फौरन परसेंटेज को देखा, आपने कहा सर 50 के बाद 60 यहाँ पे आता है, ये 60%। आपने कहा सर P60 कैलकुलेट कर लो, आपने ये कहा, आपने ये P60 कैलकुलेट किया, लेकिन मैंने कहा ये गलत है। आपने सर कैसे गलत है, मैंने कहा अभी आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के मुताबिक आपने अपने इस P60 को खुद जज करना है कि क्या आपने ये सही किया नहीं किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, क्योंकि सर कम अज कम, मैं कहूँगा कम अज कम एटलीस्ट का मतलब है, अज्यूम करें मैंने कहा कम अज कम हम खाने खाने के लिए जा रहे हैं, कम अज कम हर बंदे ने 1000 रुपया लेकर आना है, तो क्या जो 900 रुपया लेकर आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, कम अज कम 1000 लेकर आने, यानी कि 1000 तो शर्त है ना हमारी, इससे नीचे 1 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, जो 1000 से ऊपर 1100 रुपया लेके आना, चाहे 1200 ले या 1500 ले, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। कम से कम 1000 चाहिए, इसलिए मुझे कम से कम क्या चाहिए, 60% तो मुझे चाहिए, कम से कम 60% चाहिए। अब मैंने वहां खड़े होना है जहां पर मुझे कम से कम 60% मिल जाए। आप कहां पे खड़े हैं, आप खड़े हैं इस 60 पर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। एटलीस्ट का मतलब आपको सारों का, ये सारों का मतलब आपको अच्छा पता है, इसके ऊपर मुझसे मत कीजिएगा सर हमें इसका मतलब नहीं पता। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो एटलीस्ट 60%, यानी कि हमें 60% मैक्सिमम चाहिए। आप खड़े हो गए 60% पर, मुझे खुद बताएं क्या 60% से 100% तक क्या 60% बनता है, ये तो 40% बनता है। और हमें मिनिमम कितने चाहिए, हमें मिनिमम कितने चाहिए, हमें तो भाई मिनिमम 60% चाहिए, हमें तो मिनिमम 60% चाहिए। ये तो गलत हो गया ना फिर, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या था। अब कि सर अगर मिनिमम 60% चाहते हैं तो सर प्लीज आपको 40% पर खड़े होना पड़ेगा। अगर आप 40% पर खड़े होकर मैक्सिमम की तरफ मूव करें तो ये 40 से लेके 100 तक सर ये देखें आपको बिल्कुल 60% मिलता है, ये 60। तो इट्स मीन मैं 40% पर खड़ा हुआ, तो 40% मीन मुझे P40 कैलकुलेट करना, मुझे P40 कैलकुलेट करना, नॉट P60। होप तो ये आपको बात समझ आई, क्लियर। अब इसी के साथ ही आपको मैं 7 वाला भी समझा, 8 वाला भी समझा देता हूँ। ठीक है, 7 वाला हमारे पास कुछ ये था, 0%, 50%, 100%। 7 में इसने कहा एटलीस्ट 60%, तो मैंने कहा भाई एटलीस्ट 60% के लिए आपको 40% पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस 40% से ये 100 तक आपका पूरा 60% बनता है। तो यानी कि इस एटलीस्ट 60% के लिए आपको P40 कैलकुलेट, 40% को खड़े हुए यानी कि P40 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, 7 का आंसर किया। अब वो देखिएगा 8 का, एटमोस्ट। सबसे पहले मैं पूछूंगा भाई एटमोस्ट का उर्दू तर्जुमा क्या है। आपने कहा सर एटमोस्ट का मतलब होता है हमने मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाना है, इसका मतलब ये होता है, सही है ना। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम, यानी कि हमें मैक्सिमम जो है से मिनिमम, एटमोस्ट 60% स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा 60%। अब ज्यादा से ज्यादा 60%, तो देखें अगर आप इस 60% और इस 60% के ऊपर डिसीजन लेंगे तो आप इसके लिए भी P60 कर रहे होंगे, इसके लिए भी P60 कर रहे होंगे, हालांकि रूल ये नहीं है। एटमोस्ट
60%, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मुझे 60% चाहिए। तो बताएं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? ऑब्वियस बात है, अब आपको 60% पर खड़े होना है। और जब ये 60% आपका मैक्सिमम है ना, ये एटमोस्ट है, और जब यहाँ से मिनिमम की तरफ सफ़र करेंगे तो आपका 60 से 0 तक टोटल 60% बनता है। यानी कि 60% पर खड़े हुए, यानी कि आपको P60 कैलकुलेट करना है, ये आपका P60। होप सो सारे क्वेश्चन ने आपको बहुत हेल्प की होगी सारी सिचुएशन समझने में। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और परसेंटेज में आपके साथ वो पूछ सकता है। अच्छा, स्टेटमेंट ये रहेंगी, हाँ हो सकता है ये 40 की बजाय वो 30 कर दे, हो सकता है ये 20 की बजाय वो 25 कर दे, हो सकता है ये 10 की बजाय वो 15 कर दे, इनको तो चेंज कर सकता है, लेकिन स्टेटमेंट स्टिल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 जल्दी से रीड करें और ट्यूटर से इसके आंसर कैलकुलेट करें, और हर एक का आंसर मेरे सामने लिखे हुए हैं, आपको इन आंसर तक पहुंचे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें। देखें, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लिए और ये आंसर आ गए तो यकीन करें आप छा जाएंगे, आप छा जाएंगे जरूर। ठीक है, तो जल्दी से खुद ट्राई कर लें, और जो ट्राई करता जाएगा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहेगा, उसका मोरल अप होता रहेगा। इससे नहीं भी हो रहा, कोई परेशानी नहीं है, हमें तो डिस्कस कर ही लेने हैं। जब हम डिस्कस करके सीख लेंगे, ये वाली भी अच्छी बात है। देखें, एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाए, फिर सेम कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता लाया जाए, वो पिक कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह फरमाते हैं लाइन शकर तुम लाजीदन्ना, जितना मेरा शुक्र अदा करोगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ाते जाए। ठीक है, दूसरा ये होता है कि टीचर ने जो बात समझाई, टीचर का समझाने के बाद वो बात हमें समझ आ गई, ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि भाई हम सेंसिबल हैं, कोई हमें समझाए हम बात समझ आते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो कोई मसला नहीं, खुद सॉल्व नहीं होगा मैं समझा दूँ, तो जल्दी सॉल्व करें शाबाश। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा कैलकुलेट टोटल लोड। टोटल का मतलब क्या? टोटल का मतलब होता है समीशन एक्स, ऐसे ही ना, सारे एक्स का टोटल कर लो। मुझे सारे बॉक्स का टोटल चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझा दो। स्टेटमेंट हमें ये कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1500 के जी इन इट स्पेस। देखें, जब जो मुसाफिर जहाज होता है, जब पैसेंजर अपने घर वापस आना है तो अपने साथ कुछ सामान लेकर आते हैं। उसने कहा कि जो जहाज है ना आपके पास, एरोप्लेन जो है, उसके अंदर जो स्पेस है वो मैक्सिमम स्पेस 1500 केजी का सामान रखने की अंदर कैपेसिटी है, इससे ऊपर सामान नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जहाज अगर, एरोप्लेन अगर ओवरलोड हो जाए तो उसको फ्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जहाज के इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को मेंटेन करने में पायलट को थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए हम जरूरत से ज़्यादा कैपेसिटी इन करते नहीं, इसलिए हम लिमिटेड कैपेसिटी लेके जा रहे होते हैं। कहता है डिज़ाइन फॉर द लगेज, सामान के लिए। कहता है इफ़ देयर आर 10 बॉक्स, अगर उस लगेज में 10 बॉक्स पड़े हुए हैं, कहता है 10 बॉक्स है जिनका एवरेज वेट 65 है, और 12 बॉक्स ऐसे हैं जिनका एवरेज वेट 90 केजी है। मुझे बताएं टोटल लोड जो है वो हमारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है, टोटल लोड बता देते हैं। हमने कहा 10 बॉक्स ऐसे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है। देखिए, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल। टोटल क्या होता है हमारा? समीशन एक्स होता है, समीशन एक्स होता है, और समीशन एक्स होता है। तो समीशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय मीन। समीशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन मल्टीप्लाई बाय मीन। तो समीशन एक्स का फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई बाय मीन। तो एन कितना है? 10 बॉक्स है। मीन वेट कितना उसका? 10 बॉक्स का 65। टोटल कितना हो गया समीशन एक्स में? 60। फिर 12 बॉक्स ऐसे हैं जिनका वेट 90 केजी है, और इनका टोटल किया, आंसर आ गया 1080। और टोटल बॉक्स का वेट किया तो हमारे पास ये वाला, यही वाला आंसर आ गया 17। तो इस तरह आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ठीक, तो फर्स्ट वाले का आपने इस तरह से आंसर पाया। सेकंड वाला आंसर, सेकंड आंसर कह रहा है कैलकुलेट द वेट बाय विच इट इज बीइंग ओवरलोड। बताएं कितना वेट ओवरलोड हो गया। हमने कहा टोटल लोड कितना बना? 1730। टोटल जो बॉक्सेस थे 12 और 10, 22 बॉक्सेस, उनका वेट 1730 केजी बना।
लेकिन जहाज़ में कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 1500 की। तो 1500 की कैपेसिटी है, तो कितना वेट ओवरलोड हो गया, 230 kg। 230 kg वेट ओवरलोड हो गया, तो ये 230 kg आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा फाइंड द मीन वेट ऑफ ऑल बॉक्सेस, सारे बॉक्सेस का मीन वेट ले लें। तो देखें हमारे पास एवरेज वेट कितना है, 65, तो हमारे पास एवरेज वेट 65 आ गया। और दूसरा वेट कितना है हमारे पास, मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए ना, तो मेरे पास वेट कौन सा, पहला वेट क्या है मेरे पास 65, वो 65 आ गया। दूसरा वेट क्या है मेरे पास 90, वो मेरे पास 90 आया। दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर आया, ये गलत आंसर है। इस तरह से कैलकुलेट ही नहीं करना। क्या कभी मैंने ऐसा सिखाया है कि भाई मीन है, ये भी मीन है, मीन का दोबारा मीन ले लो। तो भाई मीन का दोबारा मीन जब भी लिया जाता है कंबाइन मीन से लिया जाता है। अब मीन का दोबारा से मीन सिंपल अरिथमेटिक मीन से नहीं ले सकते, तो गलत हो गया। अगर आप इस तरह ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए था, आपने कहा सर ये तो मीन गिवन है हमारे पास, ये तो मीन गिवन है, तो हरगिज जब भी मीन का मीन लेना हो, सर आपने बताया है कि हम तो हमेशा उसको कंबाइन मीन से लेते हैं। तो जब भी मीन का मीन फाइंड करना तो हम कंबाइन मीन लगाएंगे। कंबाइन मीन का फॉर्मूला n1 मीन प्लस n2 मीन, n1 प्लस n2। देखें हमारा कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट रह गया था, तो आज हमने कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट। n1 कितना है, 10 बॉक्स 65 उसका मीन, n2 12 बॉक्स उसका मीन कितना है 9, तो 10 प्लस 12 22, तो मीन आपका आएगा 78.60। तो सॉल्व करो, ये देखिए आंसर। तो यहाँ से हमने कंबाइन मीन का क्वेश्चन सॉल्व किया। याद रखिएगा ये एवरेज वेट है, एवरेज वेट, एवरेज वेट। तो एवरेज का जब दोबारा एवरेज लेना है तो हमेशा कंबाइन मीन से लेना है। ये कंबाइन मीन की प्रॉपर्टी है। सही है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को रीड करें और शाबाश जल्दी से इसका आंसर करें, फिर मैं आपसे आंसर शेयर करूँ। ठीक। क्वेश्चन सॉल्व, होप तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन 3, एवरेज वेज ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं हर 15 दिन बाद। द एवरेज वेज ऑफ अ वर्कर ड्यूरिंग अ फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज। कहता है कि एवरेज वेज, वेज है, अब ये बात याद रखनी, इन लफ्ज़ों पर वर्क करना, एवरेज वेज है कितनी, 15 दिनों की। तो यहाँ से पता चल गया टोटल डेज 15 है, टोटल 15 दिनों का एवरेज वेज कितना है 90। इट्स मीन ये मेरे पास कंबाइन मीन है, ये मेरे पास कंबाइन, ठीक। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पहले 7 दिन, जो पहले 7 दिन का एवरेज है, हमने कहा फर्स्ट 7 डेज, हमने कहा भाई हम तुम्हें N1 कह सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल कह सकते हैं, हमने कहा बहुत शुक्रिया। उसने कहा जो पहले 7 दिन है उसका जो एवरेज वेज है वो 87 पर डे है। हमने कहा भाई 87 वाले भाई तुम्हें मीन वन कह सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल कह सकते हो। हमने कहा बहुत शुक्रिया तुम्हारा नाम रखने के लिए। फिर हमने पढ़ा एंड द एवरेज वेज ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज, आखिरी 7 दिन। हमने कहा आखिरी 7 दिन वाले भाई तुम्हारा नाम N2 रख सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल रख सकते हो। और उसकी वेज क्या 92, हमने कहा तुम्हारा नाम मीन 2 है, तुम्हारा नाम मीन 2 है।
व्हाट वाज द वेज ऑन द 8th डे, जो 8वें दिन की वेज है, जो 8वें दिन की वेज है वो कितनी, व्हाट वाज हिज एवरेज वेज लिखी, व्हाट वाज हिज एवरेज वेज, उसकी जो एवरेज वेज है 8वें दिन कितनी, यानी कि टोटल कहानी कुछ है 0 डेज, टोटल 15 दिन, ठीक है। बल्कि इसको 1 से लेकर 7 दिन हो गए, फिर 8वां दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने बता दिया कि एवरेज जो है वो हमारे पास कितना है, 87 रुपीज़ पर डे मिल रहा है। फिर 8 से लेके 15, इन 7 दिन एवरेज कितना मिल रहा है, 92 रुपीज़ मिल रहा है। वो कह रहा है इस 8वें दिन बताओ कितनी वेज मिल रही है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कंबाइन मीन का क्वेश्चन है, सारे कंबाइन मीन के हमारे पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, तो कंबाइन मीन का चुपचाप फॉर्मूला लगा दें आंसर आ जाए। तो जब भी आपको एवरेज दे रहा है, साथ एवरेज के नंबर दे रहा है, ये इंडिकेशन है कि क्वेश्चन आपका कंबाइन मीन का क्वेश्चन है। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला n1 मीन प्लस n1 n2, ठीक है। बैलेंस पुट कर लें ज़रा, व्हाट इज़ द कंबाइन मीन, ये 90 कंबाइन मीन है, 90 आपका कंबाइन, तो 90 कंबाइन n1 कितना, 7, मीन वन कितना, मीन वन कितना आपका, मीन वन है आपका किधर गया, 87, प्लस n2 कितना, 7, इसका मीन कितना, 99, प्लस n3 कितना है, 7, 7 n3 8वां दिन है, तो 8वां दिन एक दिन है, n1 n3 1 हो गया। मीन 3 कितना है, हमने कहा भाई आपको तो फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है। n1 कितना, 7 प्लस 7 प्लस 1, ये 8 हो गया। तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मीन 3 आ जाएगा 197, 397 आपका, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन एन 5 है, और जो मीन कितना है 5 ऑब्जर्वेशन और 7 है, यानी कि ये मीन है हमारा, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 7, आउट ऑफ देम कहता है इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन 7 8 10 है, 5 में से 3 ऑब्जर्वेशन बता दी, यानी कि n1 n2 n3 बता दिया, एंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, कहता है जो रिमेनिंग देखें टोटल 5 ऑब्जर्वेशन थी ना, उस 5 में से उसने 3 ऑब्जर्वेशन हमें बता दी, हमने कहा 2 कौन सी, वो 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, 1 इज ट्वाइस द अदर, जो एक जो नंबर है दूसरा नंबर उससे डबल है बस। फाइंड द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, फाइंड द लीस्ट द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, ये जो 2 ऑब्जर्वेशन है ना, हमने कहा अज्यूम करें एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, इससे ट्वाइस, तो दूसरा होगा 2x, तो इसमें से लीस्ट कौन सा, कम कौन सा, एक्स, तो इस एक्स को फाइंड करना होगा, इस एक्स को फाइंड करना, ठीक। तो सूरत हाल कुछ ये है, तो हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेते कि मसला नहीं है। तो हमने कहा एन हमारे पास 7 आ गया, और मीन कितना है हमारे पास 5, तो समीशन एक्स का फॉर्मूला होता है एन मल्टीपल मीन, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल समीशन एक्स आ गया हमारे पास 35, ठीक। तो हमने कहा अगर मैं 3 ये वैल्यूज 2 ये वैल्यूज इन पांचों को जमा करूँ तो 35 आंसर आना चाहिए, क्योंकि समीशन एक्स कितना 35, तो मैंने समीशन एक्स लिखा, तो 7 प्लस 10 प्लस 6 प्लस एक्स, दूसरी वैल्यूज उससे डबल थी ट्वाइस की, तो 2x कर, तो समीशन एक्स कितना 35, तो 35 यहाँ पर आ गया, 7 10 और 6 इनको जमा करें तो आंसर आ जाएगा 23, 23 प्लस एक्स प्लस 2x 3x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 4,
ये एक्स कितना आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हमने डिसाइड की थी वो दो वैल्यूज़ कौन सी थी, एक एक्स थी और एक टू एक्स थी। तो एक्स कितना आ गया 4 और टू एक्स कितना आ गया 8। तो इसमें से हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी 4। तो देखिए हमारा 4 आंसर बना। अगर हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए थी तो 8 आंसर होता, हायर वैल्यू चाहिए होती तो हमारा 8 आंसर होता। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ठीक, इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल सारा परफॉर्मा सारा मेन सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ना रिवर्स कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। देखें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके नेचर रिवर्स भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इसका आंसर होता ए बी सी डी में, अज्यूम करें ए में आंसर होता 2, बी में आंसर होता है 3, सी में आंसर होता है 4, डी में आंसर होता है 5, यानी कि इन चारों में से एक राइट ऑप्शन था। तो मैंने क्या किया, समीशन एक्स पूरा करना है ना, मैंने समीशन एक्स पूरा करना है। मैंने कहा भाई अगर मैं इन पांचों को जमा करूं तो आंसर 35 किससे आएगा। तो सबसे पहले इस एक्स की जगह, इन एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो आंसर 35 नहीं आ रहा है, वो पता चलेगा यार 2 आंसर गलत है। अगर जिस बेचारे को सीधी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, वो इस तरह हैज़र्ड बेसिस पर भी चेक कर सकता है। फिर वो इस एक्स में 3 पुट करेगा, इधर भी 3 पुट करेगा, इधर भी 3, फिर भी आंसर नहीं आएगा। फिर वो क्या करेगा, उसने कहा ये भी गलत है, फिर 4 को ट्राई करेगा। जैसे इस एक्स में 4 पुट करेगा और इस एक्स में भी 4 पुट करेगा तो ये 35 इक्वल टू 35 आ जाएगा। ओके, हाँ राइट आंसर हमारा 4 है। इस तरह रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है, क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है कि इन अ सर्वे people were asked how long they took a travel to and from work on average। उसने कहा कि हम काम के लिए कितना ट्रैवल करते हैं। मीडियन टाइम, जो मीडियन टाइम हमने देखा वो हमारे पास था 3 और जो मीडियन टाइम था वो 3 और 36 मिनट। ठीक, उसके बाद अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल Q3 होता है। अपर क्वार्टाइल कितना था, 4 घंटे और 42 मिनट, ये हमारा अपर क्वार्टाइल आ गया। ठीक, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना है, 4 घंटे 48 मिनट, ये IQR आ गया। इसके अलावा उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसने कहा द लॉन्गेस्ट टाइम टेकन वाज 5 और 12 मिनट एंड द शॉर्ट लॉन्गेस्ट टाइम मीन मैक्सिमम वैल्यू, शॉर्टेस्ट टाइम मीन x0 मिनिमम वैल्यू। फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, उसने कहा कि मुझे लोअर क्वार्टाइल फाइंड कर दो। लोअर क्वार्टाइल मीन वो कह रहा है Q1 फाइंड कर दो। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब देखें सबसे बेस्ट वे और इजी वे से Q1 कैसे आ सकता है। हमने कहा देखें ये इंटर क्वार्टाइल रेंज गिवन है, तो हम IQR का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 में से माइनस कर दो Q1। तो देखिए Q1 का बेस्ट वे ही है। क्या मेरे पास IQR है, देखें इंटर क्वार्टाइल रेंज है। क्या Q3 है अपर क्वार्टाइल, ये देखें अपर क्वार्टाइल Q3 भी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR ये भी। तो देखें ये फॉर्मूले से हमारा Q1। अब मुझे Q1 चाहिए तो Q1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q3 माइनस IQR। व्हाट इज Q3, Q3 कितना है, ये Q3 है 4 घंटे 42 मिनट, 4 घंटे 42 मिनट माइनस कर दूंगा IQR कितना है 3 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 48 मिनट। सारी इंफॉर्मेशन को ले जाओ मिनट्स में, 4 करूंगा तो 4 × 42 क्या आंसर आ गया, 228 मिनट। 3 घंटे 48, तो इसको और मिनट में कन्वर्ट करना है कैसे, 3 × 60 ये मिनट में हो गया और इसमें प्लस कर दें 48, तो ये हमारे पास बन गए, सॉरी और ये वाले हमारे पास बन गए थे 4 और 42 मिनट। 4 और कैसे हो गई, 4 × 60 + 42,
तो इसका आंसर हमारे पास आया 282, 282। और इसका आंसर क्या आया 228। तो 228 में से 228 माइनस किया तो आंसर आ गया 54 मिनट। ये 54 मिनट मेरा आंसर है। इधर गया तो समटाइम अब देखें यहाँ पे मीडियन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू का कोई रोल नहीं है, मिनिमम वैल्यू का कोई रोल नहीं है। अब ये देखें फजूल में डाटा दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ से भी आ जाए, ठीक, लेकिन बेस्ट भी ये था तो इसलिए मैंने इसलिए करा। नेक्स्ट। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है कि द एवरेज डोनेशन जो है वो 10 स्टूडेंट ने दी 325, यानी कि 325 ये हमारे पास कंबाइंड मीन है। इसको कंबाइंड मीन की तरह भी कर सकते हैं। 10 स्टूडेंट की एवरेज डोनेशन 325 है। इस 10 में से 9 स्टूडेंट ने ये डोनेशन दी। व्हाट अमाउंट वाज पेड बाय द 10th स्टूडेंट, बताओ 10वें स्टूडेंट ने हमें कितनी डोनेशन दी। तो हमने कहा फाइंड कर देते हैं। हमने कहा 10 स्टूडेंट्स ने जो तुम्हें डोनेशन दी है टोटल, तो टोटल डोनेशन मीन मिशन एक्स। फॉर्मूला 10 स्टूडेंट है, एन मल्टीप्लाई मीन होता है ना फॉर्मूला। मीन कितना है 325। तो टोटल स्टूडेंट जो डोनेशन दी 10 स्टूडेंट ने वो 3250 दी। उसके बाद 9 स्टूडेंट्स ने कितनी डोनेशन दी, इन सबको टोटल कर लो। 9 स्टूडेंट सबको टोटल कर लो। जब इन 9 स्टूडेंट्स को हम टोटल करेंगे सारों को तो आंसर आ जाएगा 2975। इन 9 स्टूडेंट्स को टोटल करना, ठीक है। तो किसको 425 प्लस 320 सोन 275 तक सबको जमा करेंगे 297। तो ये टोटल 10 स्टूडेंट की आ गई, ये 9 स्टूडेंट की आ गई। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10th स्टूडेंट, डोनेशन पेड बाय 10th स्टूडेंट। जो 10वां स्टूडेंट होगा उसने कितनी हमें डोनेशन दी है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास ₹275 आएगा, यानी कि 10वें स्टूडेंट ने हमें 275 रुपीज़ की डोनेशन दी है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। कहता फाइंड मीडियन एंड मोड, कहता मुझे मीडियन फाइंड कर दो और मोड फाइंड कर दो। हमने कहा मीडियन फाइंड करना चाहते हो तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करो, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब हम इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें शाबाश। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 210 मीडियन के लिए, फिर ढूंढे 275, फिर हमारे पास 350, 400 और 425। क्या देखें 10 वैल्यूज पूरी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यूज मिस होगी। तो कौन सी रह गई आप देखनी पड़ेगी। चेक करते हैं 210, 210 हो गया, 275 ये, 275 ये, 275 एक ये आ गया और एक 275 ये आ गया। तीन वैल्यू ये होगा। इसके बाद 320, 320 आ गया, 325, 350, 350। हाँ ये रह गया 290 मिस हो गया था हमसे, 290 इधर आएगा, ठीक है। तो वैल्यूज कुछ नहीं है हमारे पास। और 210, 275, 275 के बाद 290 आएगा, ठीक है। उसके बाद 320, 325, 350,
500 और 25। तो ये हमारे पास देखें, अब काउंट करें, 10 वैल्यूज पूरी हो गई। तो अब हमारे पास देखें 10 वैल्यूज पूरी हो चुकी है, 10 वैल्यूज पूरी। अब मुझे क्या करना है, इनका मीडियन लेना है। तो 10 वैल्यूज का मीडियन किस तरह लेते हैं, आपने कहा मिडल जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज ले लो। तो हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो मिडल क्या बनेगा हमारा, ये देखें 1 2 3, 1 2 3 वैल्यू यहाँ से जोड़ें, बल्कि 4 वैल्यूज यहाँ से स्किप करें, 4 वैल्यू यहाँ से स्किप करें। तो ये मिडल दो वैल्यूज कुछ, इन दोनों को एवरेज, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज लिया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 320 प्लस 325 डिवाइडेड बाई 2। तो मीडियन आ गया हमारे पास 322.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ से थोड़ा या मीडियन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n प्लस 1/12 वैल्यू। n कितना है हमें पता है 10, तो 10 प्लस 1 11, तो 11 बाई 2 किया तो 5.5। तो 5.5 कहता है 5 और 6 के दरमियान, यानी कि इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक। फिर वो कह रहा है मोड, मोड में हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू देखें दो है, 275 275, दो हाईएस्ट रिपीटेड है। तो मोड क्या आ गया मेरे पास 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया 20,000 एट 6%, 30,000 7% से, 1.5 लाख 8%। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न। अच्छा एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, वो रहेगी। अच्छा अब उसने यहाँ पे लिखा है, आखिरी स्टेटमेंट पढ़े, उसने लिखा व्हाट वाज हिज एवरेज वेज। उसने ये नहीं कहा कि बाय यूजिंग कंबाइन मीन। देखें ये मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि जो बिल्कुल आई का ब्लैंक रखता है, लेकिन नॉर्मली आई कैप ना बता दिया करता है बाय यूजिंग कंबाइन, ताकि बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो यार ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन ग्रिप में ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए मैं आपको टेक्निकली यहाँ पे लफ्ज़ पूछना, बेशक आई कैप ने गिवन किए थे, मैं गिवन नहीं कर रहा, ताकि आपको खुद से पहले सोचना आए। नॉर्मली यहाँ पे आई के गिवन कर देगा कि यूजिंग कंबाइन मीन, ताकि आपको फौरन पता चल जाए यार कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगना है। नॉर्मली आई कैप ये बता दिया करता है, नॉर्मली बताता है, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस करें इसलिए मैं समटाइम लफ्ज़ हिडन रखता हूँ। सेम विद द केस यहाँ पर भी। अब यहाँ पर उसने सारा रिटर्न बता दी। देखें जब भी परसेंटेज की बात आ जाए, जब भी एवरेज परसेंटेज के साथ आ जाए, हमें पता है हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, लेकिन उसने लिखा व्हाट वाज हिज एवरेज रिटर्न। मुमकिन है आप सिंपल अरिथमेटिक मीन ले लें, मुमकिन है, बहुत उम्मीद है। यानी कि किस तरह अरिथमेटिक मीन लेंगे मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या गलती करनी थी यहाँ पर। 20,000, देखें हमें रिटर्न निकालना है, हमने देखना है कि 20,000 के ऊपर मुझे रिटर्न कितना आ रहा है, 6%। तो 20,000 के ऊपर तो 6% रिजल्ट रिटर्न मुझे आएगा, वो मुझे आएगा 1,200 रुपया। उसके बाद 30,000 पर 7% रिटर्न है, तो 30,000 के ऊपर 7% रिटर्न करना है, तो मेरे पास 2,100 रुपया आता है। फिर 1.5 लाख के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, 8% के हिसाब से 12,000। टोटल रिटर्न कितना आ गया, 1,200, 2,100, 12,000। टोटल रिटर्न आ गया 153,153,00। ये आपका टोटल रिटर्न आ गया 153,00, ठीक है। और उसके बाद आपने इन्वेस्ट कितनी, ये आपके पास टोटल रिटर्न आ गया 153,00, ठीक है। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब उसने कहा मीन निकालो, तो आपका दिल करेगा यार टोटल रिटर्न इतनी आ गई और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 2 3। अब जी आप समझेंगे सर ये समीशन एक्स आ गया 153,00 और 3 रिटर्न थी, डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आता है, डिवाइड बाई 3, आंसर आएगा 5100। ये 5100 आ रहा है अरिथमेटिक मीन के साथ, हालांकि ये गलत आ जाएगा, यानी कि ये अगर आप आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों, आपने परसेंटेज का जो एवरेज है, परसेंटेज का एवरेज है वो अरिथमेटिक मीन से ले लिया। हमें पता है परसेंटेज का एवरेज ज्योमेट्रिक मीन से लेते हैं, तो समटाइम आप इस तरह की गलती करेंगे। मान लिया गलती कर लिया, अब हम कैसे सोचें एग्जाम में यार ये कि आंसर ज्योमेट्रिक मीन से आ रहा, हमें नहीं पता चल रहा। और ऑब्वियस बात है यहाँ पे ना, आई क्या मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आई क्या लिख देगा
कि व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, बता दे क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कर बता दिया था ना बताए, और हमें नहीं पता कि ज्योमेट्रिक मीन से करते हैं परसेंटेज, तो हम भूल गए क्या भाई। जब हमने देखें कंफ्यूजन किस में होती है, तीन एवरेजेस में कंफ्यूजन होती है, हमें नहीं पता चलता कौन सा एवरेज कब लगाना है। मीडियन दूर से नजर आ रहा था मीडियन लगाना है, क्योंकि वो बताते हैं मीडियन लगाना है, मोड लगाना है, कंबाइन मीन के वर्ड नॉर्मली यूज करता है, हार्मोनिक मीन का वर्ड यूज करता है, नॉर्मल ज्योमेट्रिक मीन का वर्ड यूज करता है। अगर वो साइलेंट है तो हम कंफ्यूजन किस में होते हैं यार, पता नहीं अरिथमेटिक मीन लगना है या ज्योमेट्रिक मीन लगना है या हार्मोनिक मीन लगना है, ऐसे ही ना। इन तीनों एवरेज में कंफ्यूज होते हैं। मान लिया आपने अरिथमेटिक मीन सोचा और आपने सोच कर आंसर फाइंड किया, आपको आंसर नजर नहीं आया, इट्स मीन जो आपने सोचा वो गलत सोचा। उसके बाद ख्याल आया कि नहीं यार हार्मोनिक मीन था, आपने हार्मोनिक मीन भी लगाया, उससे भी आंसर जो कैलकुलेट किया वो भी ऑप्शन में नहीं था, आपने कहा फिर आप कौन सा एवरेज रह गया, आपको हाँ यार तीसरा एवरेज ज्योमेट्रिक मीन रह गया, क्या पता वो लगना हो। तो जैसे आपने ज्योमेट्रिक मीन लगाया तो देखिए आंसर क्या आया, देखिएगा जैसे ही आपने ज्योमेट्रिक मीन लगाया। अब देखें मुझे एवरेज किसका लेना है, मुझे एवरेज लेना है, ये देखिएगा मुझे एवरेज लेना है, एवरेज रिटर्न, मुझे ये रिटर्न है कि मेरे पास रिटर्न आए, मुझे इन रिटर्न के ऊपर एवरेज लेना, तो ले लें एवरेज। तीन एवरेज है, क्यूब रूट ऑफ 1200, 2100, 12,000। तो जब इनका एवरेज लिया तो आपके पास क्या आ गया एवरेज, 3115.54। तो देखिए एग्जैक्ट वो एवरेज आ गई जो हमारा, हमने कहा हाँ ये आंसर था। इसमें चेक कर सकते हैं आप, अगर आप डायरेक्ट टारगेटेड एवरेज पर नहीं पहुंच रहे, ज्योमेट्रिक में लगा लें, उसके बाद अरिथमेटिक में लगा लें, हार्मोनिक में लगा लें, किसी एक से तो आंसर वही आ ही रहा होगा। अब अगला सवाल आप मुझसे जरूर पूछना, सर अगर तीनों एवरेजेस के आंसर पड़े होंगे, भाई आई क्या वैसा नहीं करता, हम बीइंग का टीचर आपके साथ कभी एमसीक्यूज में ऐसा शुरू कर लेते होंगे, कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन रख दिए, आई कप ऐसा नहीं करता, क्योंकि आई कप एक प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल में रूल ये होता है कि हमेशा एग्जैक्ट आंसर रखे जाते हैं, सिमिलर आंसर नहीं रखे जाते। उनको पता है यार बच्चे ऑलरेडी नहीं पहुंच पा रहे होते, ऊपर से हम बच्चों को और कंफ्यूज करें। तो देखें बच्चों को कंफ्यूज करना मकसद नहीं होता, बच्चे के नॉलेज को टेस्ट करना मकसद होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिक में लगा के, ठीक है। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप एक दो एवरेज चेंज करके देख लीजिए। सेकंड देखें, इसी के कंट्रास्ट में मैंने सेकंड आपसे रखा है ताकि आपका थोड़ा सा ब्रेन ओपन हो, चीज़ों को कैसे सोचना है डायरेक्ट। एक इन्वेस्टर ने 200 शेयर खरीदे और एक शेयर 45 रुपये का खरीदा, यानी कि उसने 200 शेयर खरीदे और एक शेयर 45 का था, तो टोटल शेयर की अमाउंट कितनी है, 200 मल्टीप्लाई पर 45, तो एक शेयर की अमाउंट आ गई 9,000। फिर उसने 250 शेयर खरीदे, किस रेट पर, 36 रुपीज़। आंसर कितना आया, 9,000। फाइंड द मीन प्राइस, फाइंड द मीन प्राइस। अब अपने साथ मीन तो तीन तरह के होते हैं, एक अरिथमेटिक मीन भी, एक हार्मोनिक मीन भी, एक ज्योमेट्रिक मीन भी। ये बात याद रखिएगा, जब भी वर्ड मीन आ जाए, ये बात याद रखें, जब भी वर्ड मीन आ जाए इससे हमेशा मुराद हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, अरिथमेटिक मीन लेते हैं, मीन से मुराद अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए वो पूरा प्रॉपर वर्ड ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन के लिए प्रॉपर वर्ड हार्मोनिक मीन, मीन मीन अरिथमेटिक मीन, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल अरिथमेटिक मीन लेना। तो जब हम इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो टोटल हमारे पास शेयर्स की अमाउंट कितनी है, 18,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 200, 250, 450, तो 18,000 आ गया हमारे पास समीशन एक्स। एन कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एन 450, तो एवरेज कितने आ गए शेयर की अमाउंट, 40 रुपये। तो देखिए 40 हमारा आंसर, आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है जब आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे होना नहीं है, तो आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन 3 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेजेस, 6 विलेज की, और इसमें से भी जो कीमती वर्ड है वो है ये पॉपुलेशन, पॉपुलेशन।
6 विलेज की पॉपुलेशन गिवन है। अब मुझे पॉपुलेशन का मीन चाहिए। आपको पता है कि जब भी पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना हो, पॉपुलेशन का एवरेज फाइंड करना हो, तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया। तो पॉपुलेशन का मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज हैं, तो 6th रूट लेंगे हम। 6th रूट। कोई मसला नहीं है, हमें नहीं पता चला कि पॉपुलेशन का ज्योमेट्रिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन से आंसर गलत आ रहा होगा इसका। कंफ्यूज यही है ना। देखें मीन से क्या मुराद होगा, आपने कहा फाइंड मीन, और देखें हमने कहा जब भी मीन लिखा हो हमारा मुराद अरिथमेटिक मीन होता है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन स्पेसिफिक है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक कैटेगरी है ज्योमेट्रिक मीन की। या तो आप ज्योमेट्रिक मीन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, या तो अरिथमेटिक मीन। अगर आपने अरिथमेटिक मीन अप्लाई किया होगा तो आंसर ये वाला नहीं आ रहा होगा, आपको फौरन पता चल जाए यार अरिथमेटिक मीन नहीं लगना, ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। नॉर्मली अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नॉर्मली कंफ्यूजर होते हैं, या थर्ड हार्मोनिक। तो अल्टरनेट अप्लाई कर लीजिएगा रेंडमली, तो आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, 7th रूट है। अच्छा, शॉर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 1000 1000 1000 1000 1000 कॉमन ले सकते हैं, इजाज़त है आपको, कर सकते हैं, और एंड में 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो। लेकिन नहीं तो बस सिंपल इस तरह पूरी पूरी वैल्यू देखते हैं, 72,000। आंसर आ गया हमारे पास 65 70। हमारे पास आंसर आ गया 611117.80, और अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 61112। ये आंसर हमारा आ गया, ये बड़ा आंसर मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट, उसने कहा मीडियन फाइंड कर दो, उसने कहा मीडियन फाइंड कर दो, लेकिन उसने जो डाटा दिया वो बिलो के साथ दिया। हमने कहा बिलो का मतलब लेस देन है, अगर लेस देन है तो ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल नहीं है, ये मेरे पास लेस देन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से ओरिजिनल में कन्वर्ट करूँगा। बिलो 5 का मतलब होता है ये अपर क्लास है, ये मेरी, हमें पता है ये मेरी अपर क्लास होती है, बिलो मेरी अपर क्लास होती है, बिलो मेरी अपर क्लास होती है। अब मैं क्या करूँगा, इस अपर क्लास का सारा डाटा जल्दी से बना लूँ। तो ये मेरे पास क्लास बाउंड्रीज बनेंगी, और यहाँ से मेरे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। वहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सॉल्व करूँगा, बनाऊँगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। बिलो 5 ये है, ये बिलो 5, बिलो 10, 15, 20। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल 65। मैं डायरेक्ट इसको अब सारा टेबल कंप्लीट नहीं करूँगा, मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, इतना वेला निकमा नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट टारगेटेड आंसर तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि मुझे मीडियन फाइंड करना है, और मेरे पास जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है, तो फॉर्मूला मीडियन फॉर ग्रुप डाटा एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। सबसे पहले मुझे एन ओवर टू फाइंड करना है, क्योंकि इस एन ओवर टू ने मुझे मीडियन क्लास लेके जाना है। एन कितना है हमें पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन है, जो लास्ट होती है वो समीशन एफ के इक्वल होती है। तो एन कितना 65 डिवाइड बाई 2 किया 32.5 आया, 32.5। तो 32.5 देखें मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहा आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है 45 पर, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 25 है, फिर 45। इस 45 के अंदर 32 आ रहा है, तो ये देखें मुझे मिल गई मेरी मीडियन क्लास, ये सारी मेरी मीडियन क्लास है बस। ठीक है, यही तो मुझे चाहिए था।
जब मीडियन क्लास आ गई अब ऑटोमेटिकली मैं सब बना लूँगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, देखें ये 10 और 10 सेम हो गया, ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 0 होगा अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं। अब मुझे फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये वाली चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो होता क्या, स्टार्ट फ्रॉम द 10 होता है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लें 15 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी डायरेक्ट। तो 45 माइनस 25 किया, आंसर 20, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 20 आ गई। चेक करें ये सही है, देखें फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 24, इसका मतलब ये सही है। बस सारी चीज़ें अब मुझे मिल रही हैं, ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। एल कितना है 10, क्लास इंटरवल कितना है 5 10 15, 5 10 5 5, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी 20, एन2 कितना 32.5, सी कितना है क्यूमुलेटिव से पिछली फ्रीक्वेंसी, ये सी है 25 सी है मेरा। तो देखिए मेरा आंसर आ गया 32.5 माइनस 25 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 10, आंसर आ गया 11.875, 11.875। तो ये देखिए मेरा आंसर आ गया, ये देखिए 11.8, ठीक है। तो आपने इस क्लास को कितने क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये बिल्कुल एक क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी की तरह है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे इसमें से मिसिंग वैल्यू एक्स और वाई फाइंड कर दो, एक्स और वाई फाइंड कर दो, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने क्या किया, अ बैग कंटेन 5 बॉल, एक बैग में एक से लेकर 5 बॉल्स हैं, इट्स नंबर नोटेड, हमने हर एक नंबर नोट किया और बॉक्स बॉक्स और बॉल्स को रिप्लेस करते रहे बैग में। दिस वॉज रिपीटेड 50 टाइम, हमने 50 टाइम रिपीट किया, यानी कि समीशन जो फ्रीक्वेंसी है टोटल वो 50 है इसका। कहता है कि जो मीन है वो 2.7 है, जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है 2.7। तो अरिथमेटिक मीन हमारा मीन कितना आ गया हमारा 2.7। कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर दो। हमने कहा ठीक है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एक्स हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, और एक्स कितना 7 वाई 8 9, मीन है। तो मैं मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से एफ एक्स फाइंड कर लेता हूँ, तो एफ एक्स आएगा मेरे पास अच्छा जी, तो ज़रा देखता हूँ दोबारा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज थी, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक्स 11 वाई 8 9, ठीक है। तो साथ हम एक एफ एक्स का कॉलम बना दें, तो मुझे एफ एक्स भी चाहिए, एफ एक्स क्यों चाहिए क्योंकि मुझे मीन चाहिए। तो एक्स 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 3 मल्टीप्लाई बाई 32, 5 9 45, सबको टोटल करो। तो सबको हमने टोटल किया तो हमारे पास बना 99 प्लस एक्स प्लस 3 वाई, ये समीशन एफ एक्स बना। तो हमने कहा हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अगर समीशन एफ एक्स, मीन कितना 2.7, नीचे होगा 2.7, समीशन एफ एक्स कितना, ये समीशन एफ एक्स 99 प्लस एक्स प्लस 3 वाई, समीशन एफ कितना है हमने कहा 50, नहीं नहीं समीशन एक्स 50 थोड़ी है, हाँ सॉरी समीशन एफ उसने बताया हुआ है ये 50, समीशन एफ उसने कहा 50। तो यहाँ से 50 को 2.7 से मल्टीप्लाई करवाएं और 99 को माइनस कर दें,
तो हमारे पास सारी इक्वेशन बन जाएगी इसकी, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 2.7 आंसर आ जाएगा 135 इक्वल टू 99 प्लस एक्स प्लस 3y। तो 135 में से 99 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 36। तो 36 इक्वल टू एक्स प्लस 3y। इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब हम कैसे सॉल्व करें आगे फर्दर। इक्वेशन 1 आ गई, फिर उसने मुझे बताया हुआ है कि टोटल समीशन F50 है। अगर समीशन F50 है तो इन सबको जमा कर दो, सबको जमा कर दो। तो 11, 8 और 9, तो क्या बन गया, सबको जमा करो, x प्लस वाई प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9, 11 प्लस 8 प्लस 9, आंसर आ गया 28। 28 इज इक्वल टू 50 आ गया। तो यहाँ से 28 50 में से माइनस किया तो x प्लस वाई का आंसर क्या आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल 28 माइनस 50, 22, 22 आ गया हमारे पास 22। तो देखिए x प्लस वाई कितना आ गया 22, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हमने पुट करना, वो कैसे पुट करेंगे वो देखते हैं। ये देखें, ये है 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y है, इसको ब्रेक कर रहा हूँ 2y प्लस वाई में, 3y बन गया, ठीक है। तो बल्कि इसको इस तरह करें, बल्कि ना इस तरह करें, ज़रा इसको यहाँ लिख देता हूँ ज़रा। इस इक्वेशन टू 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y है ना, इसको ब्रेक करते हैं। 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2y, तो देखिए 3y बन गया। अब ये जो x प्लस वाई है, ये देखिए ये x प्लस वाई, इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, x प्लस वाई जो है वैल्यूज पुट कर दें, 22 है तो इसकी जगह 22 ज़रा हम पुट कर देते हैं। हम कहते हैं 36 इक्वल टू 22 प्लस 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलती है, जो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी 36 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया, y इज इक्वल टू 7 आ गया, y इज इक्वल, इस y इज इक्वल टू 7 को यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पर। तो 22 माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15। तो देखें 15, हमारे पास y कितना है, y कितना किधर गया, y y 7 आ गया और x कितना आ गया 15, तो ये 15। तो देखिए ये सारी कैलकुलेशन होती है, लेकिन मेरा मशवरा हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आप देखें इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, मिनट में आंसर आने वाला है आपको। ये देखिए आपको ये तो मालूम है कि भाई उसने कहा कि टोटल 50 है, आपको पता है कि टोटल 50 है, आपको पता है इन सारों को मैं जमा करूँगा तो 50 सम निकलना चाहिए। अब इस एक्स और वाई को ढूंढना है ना, ना लंबा चौड़ा प्रोसीजर अप्लाई करें, आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह अवेलेबल होंगे, 10, 5, 20, 15, 7, सी 8, 4, डी और 6, 6 ही होगा। आपने कहा यार इन चारों में से तो एक ऑप्शन सही है, आपने क्या किया, रैंडमली चेक करनी है ऑप्शन को। सबसे पहले इसको चेक किया, आपने कहा डिटरमिन एक्स, एक्स पहले है यानी कि 10x होगा, वाई 5 होगा। इस x में 10 पुट करें और y में 5 पुट करें, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 हो गया। चेक करें 50 बनेगा, तो 50 के इक्वल नहीं आ रहा होगा, तो आपको पता चलेगा गलत है। फिर आपने क्या करना है, इस x में अपने का यार ये 10 तो नहीं आ रही, गलत है। फिर आपने क्या किया, इस 10 में बी ऑप्शन को टेस्ट किया, यानी कि x की जगह 15 पुट किया और y की जगह आपने ये 7 पुट किया। जैसे 15, 11, 7, 8, 9 इन सबको टोटल किया, 50 के इक्वल आ गया, आपको पता चल गया यार ये मेरा राइट आंसर। क्योंकि इससे भी सम इक्वल नहीं आया, इससे भी 50 इक्वल नहीं आएगा, इससे भी 50 इक्वल नहीं आएगा, इससे भी 50 इक्वल नहीं आएगा, तो सिर्फ इससे 50 इक्वल आएगा, इट्स मीन बी राइट आंसर। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में
हमसे कुछ गलती हो गई, एरर का क्वेश्चन है, आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया हुआ है कि अगर एरर आ जाए हम उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने एरर को सही करना है। एरर को सही करने के लिए ये सारे क्वेश्चन आपने पहले खुद सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन करवाई जा रहा हूँ, हर क्वेश्चन पर पहुँचने से पहले आपने रुक कर खुद सॉल्व करना है, फिर ये वीडियो को आगे आप रिज्यूम कीजिएगा, ठीक है। वरना ये नहीं कि बस सिंपल आप मेरे लाइक सुनते हैं, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसने कहा मीन हमारे पास 105 स्टैंड डेविएशन ये है, ये हमारे पास एन है। उसने कहा अमाउंट टेकन फॉर कंपटीशन, लेकिन ये हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज हैं, ये रॉन्ग वैल्यूज हैं और ये हमारे पास करेक्ट वैल्यूज हैं। वो कहता है कि मुझे करेक्ट मीन फाइंड कर दो और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दो। हमने कहा ठीक है कर देते हैं। सबसे पहले मैं मीन को करेक्ट करूँगा, तो मीन को करेक्ट करने के लिए मुझे गलत वाला समीशन एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कहानी ऑनवर्ड चलती है। एन कितना है 100, मीन कितना 104, तो 10400, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें से रॉन्ग वैल्यूज माइनस करनी, ये गलत वाली वैल्यूज है। 115, 87, 89 माइनस कर दी गलत वाली वैल्यूज। अब सही वाली वैल्यूज क्या करूँगा मैं, ऐड कर दूँ, ये सही वाली वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज प्लस 151, 78 प्लस 98। तो हमारे पास मिशन एक्स कितना आ गया करेक्टेड, तो मिशन एक्स करेक्टेड आएगा मेरे पास 10436। इस मिशन एक्स करेक्टेड आ गया। जैसे इस मिशन एक्स करेक्टेड आ गया तो मैं करेक्टेड मीन फाइंड कर लेता हूँ। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स कितना नया वाला करेक्टेड 10436। एन में तीन वैल्यूज माइनस हुई, तीन ऐड हुई, एन में कोई फर्क नहीं आया 100, तो आंसर आ गया 104.36। तो ये करेक्टेड मीन आ गया, ये देखिए 104. करेक्ट मीन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं जिस तरह मैंने रॉन्ग समीशन एक्स से स्टार्ट लिया, इस तरह मैं रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टार्ट लूँगा। तो मैं वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो जब मैं वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का, ये अभी वेरिएंस का फॉर्मूला लेते हैं। स्टैंड डेविएशन कितना मेरे पास 4.7, यहाँ पर आ जाएगा 4.7 का स्क्वायर। ये वेरिएंस ले रहा हूँ ना। समीशन एक्स स्क्वायर मुझे बैलेंसिंग फाइंड करना है, समीशन एक्स स्क्वायर मुझे फाइंड करना है गलत वाला। एन कितना है 100 माइनस मीन लिखना है, गलत वाला मीन कितना है, ये गलत वाला मीन ये है, ठीक है, सॉरी गलत वाला मीन कितना है, ये 104, गलत वाला मीन यहाँ पे लिख लें 104 का ये। तो यहाँ से समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, तो ये देखें कि समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आता है। स्क्वायर प्लस 104 का, हमारे पास शायद आ रहा है समीशन एक्स स्क्वायर 1083809। चेक करें ज़रा, ये आता है, ज़रा कंफर्म कर लें ज़रा। 1083809 बिल्कुल ठीक है। यार अब यहाँ से रॉन्ग वैल्यूज माइनस करते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का समीशन है। अब सारी जो रॉन्ग वाली वैल्यूज है ना, ये वाली स्क्वायर के साथ माइनस करनी है। 115 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, और जो करेक्ट वैल्यूज आप ऐड करेंगे वो भी स्क्वायर के साथ। 151 का स्क्वायर,
78 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर। तो मुझे बताएं कि समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास करेक्टेड क्या आ गया। चेक करते हैं क्या होता है। 09 98 का स्क्वायर करेक्टेड आ गया हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर 1093583। ये हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। जब हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर आ गया, अब यहाँ से हम अपना करेक्ट मीन फाइंड कर लेंगे। तो करेक्ट मीन फाइंड करने के लिए हम दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे करेक्ट मीन। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला है करेक्ट मीन के लिए स्टैंड डेविएशन फाइंड करें। तो स्टैंड डेविएशन का फॉर्मूला आप बेशक लिखें। स्टैंड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। आप करेक्टेड वैल्यू सारी लिखनी है, सारी सही सही वाली वैल्यू। समीशन एक्स स्क्वायर सही वाला क्या है, वो ये है 1093583। एन कितना हमारे पास 100। करेक्टेड मीन कितना, ये करेक्टेड मीन 104.36 होल स्क्वायर। तो check out your answer 10935 आंसर आ गया 6.69। 6.69 ये आपका। इस तरह आपने एरर को करेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाली वीडियो में वो एक एरर सही कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करके दो और मुझे ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के पियर्सन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से आपको एक बात समझानी है ज़रा, अगर एग्जाम इस तरह आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात करूँ, वो कह रहा है मीन माइनस मॉड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करता हूँ तो देखें मीन क्या है मेरे पास। उसने कहा द ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल और मेरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कितना है, मीन 28, मॉड कितना है 23, मीडियन कितना है 25। यानी कि मीन मीडियन मॉड तीनों गिवन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.2। यानी कि मीन भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है, मॉड भी गिवन है, स्टैंडर्ड, यानी कि दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मेरी बात सुन लें, नंबर 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मीन वाला। मीन क्या है मेरे पास 28, मॉड कितना है 23, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.2। कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 1.19। तो ये देखिए ये मेरा राइट आंसर पड़ा हुआ। स्टेम एंड लीफ क्या है और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या है ये आपको पता है। ठीक है, बस इस हल्की सी लाइट सी रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम एंड लीफ मैंने बनाया, तो स्टेम एंड लीफ में ये स्टेम एंड लीफ ऑलरेडी बनाया आएगा। ठीक है, तो स्टेम और लीव्स या लीव्स कर लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 थोड़ी सी वैल्यू बना लेते हैं और इधर ले लेते हैं 1 5 और ले लेते हैं 3 5 6 2 4 8 0 1 ले लेते, ये ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेम एंड लीव आ गया। अब स्टेम एंड लीव से यहाँ से मुख्तलिफ आई कैप क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, कि टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, वो क्या कि नंबर 1 पूछ लेगा कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर 1। तो जो लीफ को काउंट कर लीजिएगा, जो टोटल लीफ होते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या टोटल वैल्यूज
10 है। सेकंड वो पूछ सकता है बताएं कि दूसरी रो में एक्चुअल वैल्यूज कितनी है। तो 3, 5, 6 ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उसने पूछा कि एक्चुअल वैल्यूज कितनी हैं इन सेकंड रो। सेकंड रो में एक्चुअल वैल्यूज कितनी है, हम कहेंगे 23, 25, 26 ये एक्चुअल वैल्यूज है। फिर पूछ सकता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं इन फोर्थ रो। ये फोर्थ रो है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, हमने कहा सिर्फ 2, 0 और 1, हमने कहा 2 वैल्यूज है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, ठीक है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए स्टैंडर्ड लीव। अब यहां से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ मैंने आपको गाइड करना है, बाकी कैलकुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह आपको आती है। 4 में वो यहां से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करवा सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट करवा सकते हैं। चलते जाएं, मीन में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करवा सकते हैं, यहां से वो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करवा सकते हैं। और याद रखना है ये जो स्टेम एंड लीव है ना, आपने इसको हमेशा रॉ डाटा कंसीडर करना है, ये हमेशा रॉ डाटा होता है। वो कैसे, अगर मैं ये स्टेम एंड लीव बना अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएंगी, ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी 11, 15, 23, उसके बाद 23 के बाद 25, 26, फिर 32, 34, 38, फिर 40 और 41। देखें रॉ डाटा है ना, तो रॉ डाटा में मीन कैसे सॉल्व करते हैं, सारों को जमा कर लें, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। मीडियन कैसे आएगा, बस मीडियन के लिए याद रखिएगा, देखें 1 स्मॉलर ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर, यानी कि सारी वैल्यूज ऑलरेडी देखें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। अगर ये 3, 5, 6 इस तरह लिखा होता कि 5 इधर आता, 3 इधर आता, 6 इधर आता, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता। जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसके बाद मैं क्या करता, मिडल वैल्यूज को मीडियन कंसीडर कर लेता। हार्मोनिक मीन इस तरह देखें, अगर मुझे 10 वैल्यूज दी हों और 10 वैल्यू का मुझसे मीन पूछ ले, मैं मीन नहीं बता सकता, बता सकता हूं। क्या मैं इन 10 वैल्यूज का मीडियन नहीं बता सकता, बता सकता हूं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिल्कुल बता सकता हूं। लेट्स मूव ऑन। क्या मैं रेंज बता सकता हूं, बिल्कुल रेंज बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यूज क्या, 41, मिनिमम वैल्यू क्या 11, तो 41 माइनस 11, देखिए रेंज आ गया। उस रेंज के बाद क्या मैं 9th नंबर पर रेंज का कोफिशिएंट नहीं बता सकता, बता सकता हूं। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकते हैं, बिल्कुल, ये सारी की सारी रॉ वैल्यूज हैं, कैलकुलेटर में लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 10 क्या मैं वेरिएंस बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकते हैं। 11 क्या मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन Q3 माइनस Q1 बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। 12 क्या मैं क्वार्टाइल डेविएशन बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। 13 क्या मैं Q1 बता सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं D6 बता सकता हूँ, D7 क्या मैं P15 बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। सारा रॉ डाटा, सारा रॉ डाटा। उसके अलावा और क्या क्या सकता है, वो यहाँ से मुझसे स्क्यूनेस पूछ सकता है, मीन मीडियन मॉड जो ग्रेटर होगा वहां से मैं स्क्यूनेस भी बता सकता हूँ। तो ये स्टेम एंड लीव से इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बॉक्स एंड विस्कर की। बॉक्स एंड विस्कर में आपको पता है कि ये बॉक्स और विस्कर बनाएगा। यहाँ पर आपको पता है मिनिमम वैल्यू आती है, यहाँ पर आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यूज आती है, ठीक। अब उसके बाद बॉक्स बनता है मेरे पास। बॉक्स के लिए आपको पता है कि एज्यूम करें एक ये है, एक ये, ठीक है। ये जो जहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा होता है, आपको पता है जहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा होता है उसको Q1 कहते हैं। जहाँ पर बॉक्स एंड हो रहा होता है आपको पता है उसको Q3 कहते हैं। और मिनिमम टू मैक्सिमम का जो सेंटर होता है हमें पता है, ये जो सेंटर होता है ये हमारा Q2 होता है। इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है इसको बॉक्स कहते हैं, ये बॉक्स है। फिर इस बॉक्स के 2 बाजू हैं, एक राइट वाला बॉक्स, ये राइट वाला बाजू है, एक लेफ्ट वाला बाजू है। इन बाजुओं को, ये जो बाजू हैं इनको विस्कर बोलते हैं। ये वाला राइट विस्कर है,
और ये वाला मेरा लेफ्ट विस्कर है। और विस्कर को हिंज भी बोलते हैं और दोनों मिलके हिंजेस बन जाएंगे। ठीक है, विस्कर को हिंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। आपको पता है 0 से लेके Q1 तक, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ये आपको वेल नोन है, सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है इस चीज़ का। यहाँ से यहाँ तक 25% होता है, Q1 से Q2 तक भी 25%, Q2 से Q3 तक भी 25%, Q3 से मैक्सिमम तक भी 25%। रिज्यूम करें वैल्यूज कुछ इस तरह हैं, 2, 10, 15, 25 और 35। ठीक है, अब यहां से वो कहेगा बताएं Q1 क्या है, आप कहेंगे Q1 10 है, वो कहेगा Q3 क्या, आप कहेंगे 25, इस तरह स्केलिंग करी होगी। फिर वो पूछ लेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज बता दें, तो Q3 में से Q1 माइनस करेंगे यानी कि 25। वो ये पूछेगा कि मुझे ये बता दें कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, आप कहेंगे Q3 माइनस Q1 यानी कि 25 माइनस 10, आप कहेंगे 15। वो कहेगा क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, आप 15 को क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, तो आप 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 7.5 क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस करवाता है। फिर और यहां से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ये तो आपको पता चल गया ना। अगर वो पूछ ले कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यू हमारी 2 है। अगर वो पूछे मिनिमम वैल्यू क्या, आप कहेंगे 2। वो कहेगा मैक्सिमम वैल्यू, आप कहेंगे 35। वो कहेगा मीडियन कितना है, आप कहेंगे मीडियन 15 है। फिर वो ये पूछेगा कि मुझे बताएं कि बॉक्स के एंड से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कितना डिफरेंस है, यानी कि आफ्टर द बॉक्स कितनी हमारे पास क्या एरिया था, आफ्टर द बॉक्स हमारे पास क्या एरिया था, या आफ्टर द बॉक्स कितने परसेंट बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कवर करता है। आफ्टर द बॉक्स देखें, बॉक्स खत्म हो गया तो आफ्टर द बॉक्स कितना है, 25%। वो कहेगा कि जहां पर Q3 है, Q3 से Q1 तक, Q3 से Q1 तक कितना एरिया बनता है, तो Q3 से Q1 तक एरिया आपको पता है, Q3 से Q1 का एरिया ये है 25 और 25 आपको पता है 50% बनता है। फिर वो पूछ सकता है कि अपर क्वार्टाइल से लेके मिनिमम वैल्यू तक क्या परसेंटेज है, तो ये देखें अपर क्वार्टाइल Q3 है, तो अपर क्वार्टाइल से मिनिमम वैल्यू तक कितने परसेंटेज बनती है, 75 बनती है। फिर ये पूछ सकता है कि एंड ऑफ लेफ्ट विस्कर से लेके अपर क्वार्टाइल के साथ दरमियान डिफरेंस क्या है, यानी कि एंड ऑफ, क्वेश्चन ये है कि पूछता है, उसने कहा कि एंड ऑफ लेफ्ट विस्कर टू अपर क्वार्टाइल कितने परसेंटेज है, तो देखें एंड ऑफ लेफ्ट विस्कर यहां पे एंड हो रहा है, यहां से लेके Q3 तक आप कहेंगे 50%। फिर से पूछ सकता है कि स्टार्ट ऑफ लेफ्ट विस्कर टू मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टार्ट ऑफ लेफ्ट विस्कर, तो लेफ्ट विस्कर यहां से स्टार्ट हो रहा है, टू मैक्सिमम वैल्यू यहां पर, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक देखें पूरा 100% बनता है। इस तरह के कुछ वैल्यूज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। यहां से कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हमसे वो पूछ सकता है, तो आप लेकिन इसके लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है जी, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 12 की जो रिवीजन है यहाँ पर कंप्लीट होगी। होप सो इस रिवीजन ने आपका काफ़ी हेल्प की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे वो करेंगे हम अपने चैप्टर 14 की। ठीक है, तो चैप्टर 14 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 14 की रिवीजन में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, और चैप्टर 14 आपको पता है हमारा कौन सा है, इंडेक्स नंबर का। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर का रिवीजन। ठीक है, इंडेक्स नंबर का आपको पता है सारा फ्रेम वर्क आपको पता याद है कि इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स होता है, फिर कंपोजिट इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास सारी कुछ चेन होती है। इंडेक्स नंबर है
इंडेक्स नंबर में हमें पता है हमारी दो ब्रांचेस होती हैं। बल्कि यहाँ पे आपको मेन सफ़े पे करवा देते हैं, ठीक। इंडेक्स नंबर, हमें पता है इंडेक्स नंबर की हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं। एक को कहते हैं सिंपल इंडेक्स और एक कंपोजिट इंडेक्स, ठीक। सिंपल इंडेक्स आपको पता है सिंपल गुड के लिए होता है और कंपोजिट इंडेक्स होता है मल्टीपल गुड्स के लिए होता है, ठीक है। तो सिंपल इंडेक्स में जो हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं आपको पता है दो तरीकों से करते हैं। एक फिक्स बेस मेथड होता है और एक चेन बेस मेथड होता है। ये दो मेथड सिंपल इंडेक्स में होते हैं, ठीक है भाई। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमारे पास फर्दर वेटेड और अनवेटेड होते हैं, दो होते हैं। एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है और एक हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, ठीक। अच्छा जी, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में फर्दर हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं, फर्दर हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं। सिंपल, ये सिंपल इंडेक्स होता है ये सिंगल कमोडिटी के लिए होता है, यानी कि सिंगल गुड के लिए होता है, एक चीज के लिए। कंपोजिट मल्टीपल गुड के लिए होता है, आपको ये पता है बात। अनवेटेड इंडेक्स में दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर या सिंपल एग्रीगेट मेथड, और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक हो गया। फिर आया था वेटेड इंडेक्स। तो वेटेड इंडेक्स में फर्दर हमारे पास इसमें भी दो टाइप्स हैं, वेटेड इंडेक्स में भी दो हैं, ठीक। वेटेड इंडेक्स में सिंपल वेटेड एग्रीगेट, वेटेड इंडेक्स में भी दो टाइप्स हैं। नंबर वन वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक। इस वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स में जो हजरात आते हैं वो हजरात ये वाले आते हैं, लेस्पियर, पास्चर और फिशर और वैल्यू इंडेक्स इसमें आता है। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जिसका फॉर्मूला था समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू, ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है। तो ये इंडेक्स नंबर का कुछ हमारे पास रिवीजन है। तो वन बाय वन यहाँ स्टार्ट करते हैं सिंपल इंडेक्स से, ठीक है, ताकि ओवरव्यू हो जाए। तो ये आपके पास एक लाइट सा ओवरव्यू आ गया इसका। तो सबसे पहले हम प्राइस फाइंड करेंगे सिंपल इंडेक्स की। हम देखेंगे सिंपल इंडेक्स में हमारे पास क्या सूरत हाल है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंडेक्स से। कहता है कंप्यूट प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। तो हमारे पास ईयर्स हैं, हमने इसका प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है। तो जब हम इसका प्राइस इंडेक्स फाइंड करेंगे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे ईयर्स आ गए 2016, 2017, 2018, 2019, बस 2019 के लिए कर लेते हैं। और प्राइस है 88, 101, 105 और 111। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इंडेक्स नंबर, प्राइस
इंडेक्स, जब मैं प्राइस इंडेक्स फाइंड करूंगा फॉर्मूला होता है पी एन ओवर पी नॉट। अब उसने मुझे नहीं बताया बेस ईयर कौन सा, अगर नहीं बताया बेस ईयर कौन सा तो फर्स्ट ईयर बेस ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर हमेशा 100 होगा। फिर ये 100 कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, तो पी एन कितना है 101, पी एन ओवर पी नॉट कितना है 88 इंटू 100, हमारे पास आंसर आ गया 114.77। फिर 105 के लिए पी एन कितना है 105, बेस कितना है, बेस फिक्स 88, क्योंकि हम जो पहला यूज कर रहे हैं सिंपल इंडेक्स में मैं फिक्स बेस मेथड से करवा रहा हूँ। फिक्स बेस मेथड में जो एक बार बेस सिलेक्ट कर लें डिनोमिनेटर में वही आएगा हमेशा। तो हमारे पास आंसर आ गया 119.32, ठीक। फिर 111 के लिए 126.14। तो ये हमारे पास आ गया प्राइस इंडेक्स। फिर वो कह रहा है कि क्वांटिटी इंडेक्स में यहाँ पे प्राइस गिवन नहीं करेगा, यहाँ पर आपको क्वांटिटी गिवन कर देगा, यहाँ पर प्राइस नहीं होगा, यहाँ पर क्वांटिटी होगा, तो यही मेरे पास क्वांटिटी इंडेक्स भी बन जाएगा।